नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनएचएआई से 1683 करोड़ का मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोलर कोस्टर सवारी के लिए बेंगलुरु में नागरिक बुनियादी ढांचे का विकास। टीसीएस ने स्विट्जरलैंड के 6 के बुनियादी ढांचे का किया आधुनिकीकरण। सज्जन जिंदल के खिलाफ व्यभिचार के आरोपों के बीच जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर फोकस में। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्ड्स का किया उद्घाटन। पिछले एक साल में सड़क रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास को मिला बढ़ावा। रेलवे ने जयपुर में 2.68 मेगावाट की छत सौर परियोजनाओं के लिए बोलियां की आमंत्रित। बिहार में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ 254 मेगावाट बैटरी भंडारण निविदा। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने पीवी मॉड्यूल के लिए एनटीपीसी के साथ किया अनुबंध। दिल्ली हवाई अड्डा अगले साल अटलांटा के बाद दूसरे सबसे बड़ा बनने की संभावना। टीसीएस ने मार्केट इंफ्रा ऑपरेटर 6 के पोस्ट ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर का किया आधुनिकीकरण। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 13 राज्य। एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के स्टॉक में 36% की हुई बढ़ोतरी। बोनस मुद्दे पर विचार करने के लिए बोर्ड के रूप में सालासर टेक्नो के शेयरों में हुई वृद्धि। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के निजी इन्विट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई से टीओटी 13 के लिए 1683 करोड़ का अनुबंध मिला है, जिसमें एनएच 44 पर ग्वालियर झांसी खंड और एनएच 76 परियोजनाओं पर कोटा बाईपास शामिल है। ट्रस्ट 20 वर्षों की राजस्व जुड़ी रियासत के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में उभरा। विकास पर टिप्पणी करते हुए आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र डी महेश्कर ने कहा कि ये परियोजना उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी में हमारी हिस्सेदारी को लगभग ले जाएगी। हमारा कुल संपत्ति आधार लगभग 77,000 करोड़ है और टीओटी क्षेत्र में मजबूत बाजार हिस्सेदारी लगभग 38% है, जो भारत में सड़कों और राजमार्ग क्षेत्रों में किसी भी निजी परिवहन बुनियादी ढांचे को डेवलपर द्वारा सबसे बड़ा है। बीता साल बेंगलुरु शहर के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे के लिहाज से उतार चढ़ाव भरा रहा। मई में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले शहर में अभूतपूर्व स्तर की गतिविधियां देखी गईं और बाद में एक गतिरोध पैदा हो गया, जिससे सभी गतिविधियां 5 महीनों के लिए रुक गईं। केवल हाल के महीनों में धीमी गति से फिर से शुरू हुई पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अमृत नगरोत्थान योजना के तहत शहर के लिए 6,000 करोड़ आवंटित किए थे, जिसे 2022 से 23 से शुरू होकर 3 वर्षों में शुरू किया जाएगा। हालांकि चुनावों से पहले बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने कुछ ही महीनों में पूरे 6,000 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए, जिससे राजनीतिक विपक्ष सहित कई लोग नाराज हो गए, जिन्होंने पक्षपात और वित्तीय अनुशासनहीनता का रोना रोया। इसने पूरे शहर को खोद कर रख दिया। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने कहा है कि उसने 6 का आधुनिकीकरण किया है, जो स्विस और स्पेनिश वित्तीय बाजारों के लिए बुनियादी ढांचे का संचालन करती है। टीसीएस ने एक बयान में कहा कि 6 के क्लियरिंग, सेटलमेंट और कस्टडी प्लेटफॉर्म को अपडेट करने से कंपनी का वैश्विक प्रतिभूति सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का लक्ष्य मजबूत होगा। जब टीसीएस ने 90 के दशक में 6 का मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया तो ये दुनिया की पहली ऑनलाइन रियल टाइम सेटलमेंट प्रणालियों में से एक थी। ये प्लेटफॉर्म्स स्विस बाजार की व्यापार पक्षपात मूल्य श्रृंखला की रीढ़ है
और इसमें कुछ ट्रिलियन स्विस फ्रैंक की प्रतिभूतियां हैं जो इसके आधुनिकीकरण को राष्ट्रीय महत्व का एक परिवर्तन कार्यक्रम बनाती हैं। $23 बिलियन वाले JSW ग्रुप के शेयर जैसे JSW एनर्जी लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और JSW होल्डिंग्स लिमिटेड सोमवार सुबह फोकस में रहे, क्योंकि JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई। 30 साल की एक महिला ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने जिंदल पर IPC 376 यानी व्यभिचार, IPC 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग और IPC 503 यानी आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। जिंदल ने आरोपों से इनकार किया है और वही झूठा और निराधार उनको बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 दिसंबर को सूरत डायमंड बोर्स का अनावरण किया, जो अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सूरत डायमंड बोर्स केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं है, ये एक व्यापक वैश्विक केंद्र है जो आभूषण व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। इस परियोजना का पैमाना और महत्वाकांक्षा हीरे के व्यापार में क्रांति लाने और खुद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की सूरत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त राशि खर्च की है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काफी प्रगति देखी गई, जिसका उद्देश्य देश के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 19 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 1909 किलोमीटर की अनुमानित लागत के साथ 1 अप्रैल 2023 तक 81,941 करोड़ योजना अनुमोदन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन ने डिवीजन के भीतर स्टेशन और गैर स्टेशन भवनों और प्लेटफॉर्म शेल्टरों में 2.68 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 2 निविदाएं जारी की हैं। पहला टेंडर 1.36 मेगावाट की परियोजना के लिए है, जिसमें रेलवे स्टेशनों के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल है, जिसमें स्टेशन भवन और प्लेटफॉर्म शेल्टर दोनों शामिल हैं। 1.32 मेगावाट परियोजना के लिए दूसरा टेंडर जयपुर डिवीजन के भीतर गैर रेलवे स्टेशन भवनों के लिए है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024 है। बोलियां उसी दिन खोली जाएंगी। प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए बोलीदाताओं के पास 6 महीने का समय है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने बिहार के लखीसराय जिले के कजरा गांव में 254 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 185 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में टर्नकी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के आधार पर परियोजना का सर्वेक्षण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। 4 घंटे के लिए अधिकतम 45.4 मेगावाट बिजली देने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी TPREL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड यानी TPSSL ने NTPC लिमिटेड NTPC की नोक सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए 152 मेगावाट PDCR घरेलू सामग्री आवश्यकता सौर PV मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। NTPC पोखरण जैसलमेर राजस्थान में 735 मेगावाट नोक सोलर पार्क विकसित कर रहा है। संपूर्ण परियोजना DCR श्रेणी बाईफेशियल मोनो PRC मॉड्यूल का उपयोग करेगी। इन DCR सोलर PV मॉड्यूल के सौर सेल और मॉड्यूल सहित और सौर पैनलों का निर्माण घरेलू सामग्री आवश्यकता नीति के अनुपालन में भारत में किया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 2024 तक 109 मिलियन यात्रियों की अनुमानित यात्री क्षमता के साथ भारत का दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की संभावना है। जमीन पर बुनियादी ढांचे के संबंध में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता आज लगभग 70 मिलियन के करीब है। सिंधिया ने पहले ईटी इंफ्रा लीडरशिप समिट में कहा कि हम अगले साल तक दिल्ली हवाई अड्डे पर लगभग 109 मिलियन थ्रूपुट क्षमता तक पहुंचने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि शायद अटलांटा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने कहा है कि स्विस बाजार के लिए पोस्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने के लिए स्विस और स्पेनिश वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर सिक्स के साथ उसके सहयोग के परिणाम स्वरूप एक लचीला और मजबूत पोस्ट ट्रेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सिक्स में तेजी आई है। वैश्विक प्रतिभूति सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की यात्रा टीसीएस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई प्रणाली व्यापार के बाद की प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रत्येक व्यवसाय को दुनिया भर में विभिन्न बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन और चपलता मिलती है। शनिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं जिन्हें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में फिर से अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स सेवाओं की दक्षता को संकेतक है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में इस वर्ष ये संख्या घटकर 13 हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस वर्ष क्रमशः आकांक्षी और तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणियों में फिसल गए हैं। पहले से ही मजबूत प्रदर्शन के बावजूद एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर पिछले 30 दिनों में 36% की बढ़त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पिछले 30 दिनों में वार्षिक लाभ बहुत तीव्र यानी 86% हो गया है, क्योंकि इसकी कीमत अधिक बढ़ गई है और ये देखते हुए कि भारत में लगभग आधी कंपनियों का मूल्य से आय अनुपात 29 से 2 गुना से नीचे है। आप एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इसके 61.6 पी से पूरी तरह से बचने के लिए एक स्टॉक के रूप में मान सकते हैं। बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए इस सप्ताह के अंत में कंपनी की बोर्ड बैठक से पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में सोमवार के कारोबार में 9% से अधिक की वृद्धि हुई है। कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए प्रस्तावित बैठक की जानकारी दी। एक्सचेंज ने कहा है कि सालासर टेक्नो के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 20 दिसंबर 2023 को उसके सेक्टर 62 नोएडा कार्यालय में होने वाली है, जिसमें कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार और सिफारिश की जाएगी। दाखिल करना फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी बोर्ड कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिणामी संशोधन पर भी विचार करेगा। आज के ईपीसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।